हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 7.2 चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक किए थे। हम 3 भागों में पार्ट को बांट रहे हैं इसको। आज जो हमारी क्लास होने वाले वो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तक 3 सवाल करवा दूं। और ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आने के क्वेश्चन ज़्यादा है। इसका मतलब आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। बढ़िया 3 क्वेश्चन देखो, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जितना भी समय लगता है आप बढ़िया तरीके से देखो। सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्वेश्चन वहाँ कर चुके हैं, एग्जाम्पल में सारे रिपीट हो रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। कल की क्लास में तीसरा सवाल किया था, पहला सवाल अनुपात दे रखा था, बिंदु ज्ञात करना था। आज बिंदु दे के अनुपात पूछ लिए, कोई ज्यादा समस्या है नहीं, हम आराम से बढ़िया तरीके से करते हैं इसको। पहला काम तो आपको डायग्राम बनाना। डायग्राम में ये ए बिंदु है और ए के निर्देशांक है आपके पास -3,10। कौन से निर्देशांक दे रखे हैं? -3,10। और ये बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है आपके पास 6,-8। एक बिंदु है यहाँ पर सी, बीचों बीच तो नहीं, इस लाइन के ऊपर स्थित है सी, और सी के निर्देशांक है -1,6। और पूछा गया किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। और जब पूछा जाता था मान लेते हैं कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m/n। अलग अलग है, कोई k अनुपात 1 मानता है, कोई लैम्बडा अनुपात 1 मानता है, ऐसा कुछ भी नहीं मानना। आप तो m/n से करें। हमने अपने क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस में आंसू निकला हमारे लिए। चलिए सर, ये आने के बाद हमें m और n की वैल्यू निकालनी। उम्मीद है कि सब लाल और लालियों को ये पता है कि साहब ये x1 की वैल्यू होती, ये y1 की। ये तो फिक्स पैटर्न चल रहा है। ये किसकी वैल्यू होती है? x2 की, ये y2 की, और बीच में ये होता है x, ये होता है y। यहां तक कोई समस्या है नहीं। अब मैं आपको बात बताता हूं, यहां अनुपात निकालने के लिए आप चाहे x वाले से भी निकाल सकते हो, y वाले से। उम्मीद है आपको याद होना चाहिए। हमने दोनों ही तरीके बताए थे मैंने आपको उदाहरण के अंदर। मैंने x वाले से भी निकाला तो भी उत्तर सेम आया था, मैंने y वाले से निकाला तो भी उत्तर सेम आया। लेकिन दोनों से नहीं निकालना, एग्जाम में आपको कोई एक विधि से निकालना, या तो x वाले से निकालो या y वाले से। तो आप दोनों से मत निकालना, एक से निकालना, तो ध्यान रखना। चलिए सर, उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें जो बता दी गई आपको समझ में आ गई। आप लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से। कौन से सूत्र से? विभाजन सूत्र से। यहाँ कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। अब विभाजन सूत्र लगाएंगे तो विभाजन सूत्र सबको पता होना चाहिए, और विभाजन सूत्र सबको पता है साहब कि अगर मैं x की वैल्यू बात करूँ तो x निकलता है mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m+n, और y आपके लिए निकल जाएगा my2 प्लस का ny1 अपॉन में हो जाएगा m+n। कोई ज़्यादा समस्या वाला काम यहाँ है नहीं। गुणा भाग हम करेंगे, उत्तर माला हमारे पास आ जाएगी। क्या साहब आपको यहाँ तक कोई परेशानी? एक चित्र बनाया, चित्र के अंदर x1 y1 x2 y2 होता है, बीच में x, बीच में नहीं मतलब इस लाइन पे, बीचों बीच का मतलब फिर मध्य बिंदु हो जाएगा। इधर उधर इस लाइन पे कहीं बैठा x, y m/n में विभाजित कर रहा है, और पूछा है किस अनुपात में विभाजित करता है। और यही तो आपको निकालना, किस अनुपात का मतलब होता है m/n। और रही बात, आप सबको पता होना चाहिए m/n का मतलब m/n होता है। अगर मेरे पास m/n आ गया तो भी मेरे पास m अनुपात क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आपको उसे इससे निकालो या इससे निकालो, तो मैंने आपको दोनों बातों से बता रखा। उत्तर में कभी कोई फर्क नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ दोनों नहीं बताऊँ, मैं तो यहाँ से एक बताऊँ किसी को। ठीक है, तो मैं x वाले से बताऊँ। हाँ, x अक्स और y एक्स आता तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता। जैसे y एक्स आया था तो y एक्स वाले में तो x वाले से निकालना, क्योंकि y एक्स में x का मान 0 होता है। और आज अभी 5वां सवाल करेंगे उसमें x अक्स आ रखा है, तो फिर y वाले से। यहाँ तो आप स्वतंत्र होगी, यहाँ पर आपके पास x का मान भी है और y भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो m और n है, यहाँ पर भी m, तो m और n तो दोनों के लिए सेम होता। चाहे आप x के लिए निकालते तो भी m और n वही काम लेते हो, जो y का मान निकालो उसके लिए भी। तो किसी एक से कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ x वाले से। तो x की वैल्यू मेरे पास है -1। कितनी है मेरे पास वैल्यू? -1। फिर मेरे पास है m, तो m तो मुझे चाहिए, तो m को मैं m रख दूं, फिर गुणा। फिर है मेरे पास x2, तो x2 की वैल्यू है 6 प्लस का। फिर है मेरे पास n, और n मुझे चाहिए, तो n गुणा। फिर मेरे पास है x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक, कितना है? -3। और बटा में m+n की जगह m+n रहे, क्योंकि तो निकालना। ये हो जाएगा m+n। तो -1 बराबर m को 6 से गुणा करोगे तो 6m आएगा,
n को -3 से गुणा करोगे तो -3n आएगा और बटा में हो जाएगा m+n। कोई समस्या नहीं। इसके बटा में कितना है, एक तो है, पक्की बात है, तो ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, वज्र गुणा करवाओगे तो एक को इससे गुणा करवाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6m-3n ही रह जाएगा। एक को इससे गुणा करवाओ, लेकिन ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक बार चल रहा है और अंदर चल रहा है m+n। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके लिए 6m-3n। -1 को m से गुणा करवाओगे माइनस का m, -1 को n से गुणा करवाओगे माइनस का n। और तरीका मैंने क्या बताया था, यहाँ के बाद m एक तरफ n एक तरफ, तो एक काम करो 6m को तो 6m इधर रखो, ये माइनस का m इधर आएगा, हो जाएगा प्लस का m बराबर, ये है माइनस का n प्लस का 3n, माइनस का 3n उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का n। 6m और 1m जुड़ के कितना हो जाएगा 7m बराबर 3n में से n जाएगा तो कितना बच जाएगा 2n। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, अब ध्यान दे सब। अब मैंने यहाँ से तरीका बताया था कि इस m को तो एज इट इज यहीं रखना, गुणा वाला कहाँ आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो m/n चाहिए ना, तो गुणा वाला आगे यहाँ भाग में, इधर चल रहा है 2 बटा में, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है m/n बराबर 2:7। तो आपसे अनुपात पूछा गया था और आपके पास अनुपात आ गया, ये लो सर, आपसे अनुपात पूछा गया था और आपसे अनुपात आ गया, कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। आप वाई वाले से निकाल लेना, उत्तर सेम आएंगे, कभी कोई फर्क नहीं आता। हमेशा मैं क्लास में करवा देता हूँ, लेकिन मैंने उदाहरण में आपको 2 तरीके बता दिए थे, तो मैं यहाँ 2 नहीं, क्योंकि आप दोनों करोगे या एक करोगे तो भी नंबर तो, अगर 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो नंबर तो उतने ही मिलेंगे, तो फिर आप एक से ही करो, दोनों से थोड़ी करना। हाँ, जब यहाँ पर कंडीशन x और y की बन जाए, या बिंदु हो जाता x,0 या 0,y, तो फिर तो 0 जिसमें दे रखा है उससे करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली वैल्यू नहीं आएगी ना नीचे, तो फिर वो वज्र गुणा कैसे करो, वज्र गुणा नहीं करो, x से अगर m को गुणा कर देते mx + nx आ जाएगा, x का करोगे कहाँ से, तो जो अगर मान दे रखा है उससे ही करो। अब जब दोनों ही दे रखे तो स्वतंत्र हो ना, मैं इससे करूँ या इससे करूँ, क्योंकि जब भी x निकालूंगा तो भी मेरे को m और n लेना, y निकालूँ तो भी m और n लेना, तो m और n तो सबके लिए सेम है, दोनों बिंदुओं के लिए। तो उम्मीद है हमने x से किया और कोई ज़्यादा समस्या वाला काम हुआ नहीं है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नई बातें लिखी है, पूरा चैप्टर बहुत ईजी है आपके लिए, 7वां चैप्टर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और चीज़ें समझ लो। गुणा भाग इधर उधर किया है, यहाँ के बाद बहुत ज़रूरी होता है, m को m रखना होता है, गुणा वाला n यहाँ भाग में आता है, बराबर में 2 है, और गुणा वाला n यहाँ भाग में आता है, 2/7 का मतलब होता है 2:7। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बड़े तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जिस बच्चे ने एग्जाम्पल देख रखे हैं ना, उनको यहाँ दिक्कत नहीं आती, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो फोड़ के आ जाएंगे इन क्वेश्चंस को, देख लेना। और जिन्होंने एग्जाम्पल नहीं देखा, जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, ये x1 y1 क्यों चल रहा है, फिर मामला गड़बड़ है, कृपया करके आप इंट्रोडक्शन देखें। बच्चों में ज़्यादातर मैं एक रियलाइज़ कर रहा हूँ, अपने चैनल के ऊपर अगर एनालिटिक्स करूँ ना मैं थोड़ा सा ढंग से, तो बच्चे इंट्रोडक्शन देख ही नहीं रहे, सीधे क्वेश्चंस में आ रहे, और फिर हमेशा ही परेशानी होती है। और मेरे वीडियो में लग जाता है ना कौन कितना देख रहा है, तो आप कृपया करके इंट्रोडक्शन जरूर देखें। इंट्रोडक्शन अगर काम नहीं होता फिर मैं कोई पागल तो हूँ नहीं, इंट्रोडक्शन आपको करवा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन जरूर देखें। तो बड़े तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, समझ लो, ज़्यादा कोई बातें हैं नहीं। आपको विभाजन सूत्र से है, आप इससे निकालो, आप घर जाकर अपना ईमानदारी से आप y से मान रखना, 6 इधर उधर वज्र गुणा करवाना, देखना उत्तर 2:7 आता है, 2/7 आता है नहीं आता। हाँ, ऐसा हो सकता है 4/14 आ जाए, 4/14 का मतलब ही तो 2/7 ही होता है, तो वो ऐसा नहीं, गुणा भाग आपको करने पड़ेंगे, कर लेना, y से करके चेक जरूर करना। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से एक चीज़ समझो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करो आपको काम करना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। करना अनुपात वाले सवाल, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसमें बिंदुओं a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब बिंदु पहले तो वहाँ -1,6 दे रखा था, यहाँ x अक्ष है, तो पहली बात तो आपको x अक्ष के निर्देशांक पता होने चाहिए। आप लिखेंगे चूंकि x अक्ष के निर्देशांक बराबर x, 0। सही बात है, अरे बोलो x अक्ष के निर्देशांक x, 0 होते हैं। ठीक है, अब आप चित्र बना लो। अब
कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक आपके पास है 1, -5। फिर एक बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है -4, 5। एक बिंदु है सी है, ये तो सी मान लेता हूँ, इसको बीच में तो नहीं, इधर उधर है, तो सी बिंदु है जिसके निर्देशांक है x, 0। और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है हमें पता नहीं था, हम मान लेते हैं m/n। पहले वाला ही सवाल है, बट पहले वाले सवाल में ये था कि यहाँ दे रखा था -1, 6, तो हम स्वतंत्र थे, चाहे x से करो चाहे y से करो। अब यहाँ हम स्वतंत्र नहीं, जैसे यहाँ x, 0 उदाहरण में आया था 0, y x का था, तो यहाँ 0, y, तो हमने 0 से लिया था। इधर x, 0 तो हम x से नहीं निकाल सकते, हमें क्या निकालना y। x अक्ष से विभाजित, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु कौन, x अक्ष के निर्देशांक, तो x का मान मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि y का मान तो मेरे पास, हमने सवाल ऑलरेडी वैसे भी कर लिया वहां पे उदाहरण में, केवल एक x अक्ष दिया, y अक्ष की जगह आप लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से, कौन सा सूत्र लगा रहा हूं, विभाजन, और विभाजन सूत्र होता है m बराबर x बराबर mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n, y बराबर my2 ny1 अपॉन में m प्लस n। ये सूत्र होता है। अब आप बता दो मुझे अनुपात किससे निकालना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मुझे x अक्ष के निर्देशांक निकालना, x, 0 होता है तो x का मान निकालने की इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसमें m अनुपात नहीं, तो y वाले से मान आपको निकालना पड़ेगा। इस बात से सारे एग्री होना, y वाले से निकालना पड़ेगा। चलिए सर y वाले से शुरू करते हैं, तो y का मान तो 0, अरे 0 है y का मान, ये तो था y का मान, और m आपको निकालना गुणा, ये क्या y2 का मान ये रहा 5, कितना 5 प्लस का, n का मान मुझे निकालना है गुणा, ये क्या y1 का मान है -5, कितना है -5 बटा में m प्लस n। अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, x1 y1 x2 y2, समझ आएगा इतने बच्चे तो। 0 बराबर 5 को m से गुणा करोगे तो 5m, n को -5 से गुणा करोगे तो -5n अपॉन में m प्लस n। इसके बटा में कितना है 1, तो वज्र गुणा करवाने वाली प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। वज्र गुणा के लिए ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो इस 1 को इससे गुणा करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 5m माइनस का 5n, लेकिन 0 को गुणा करना पड़ेगा m प्लस n से, ये इधर वज्र गुणा हो गया, तो ये बनेगा 5m माइनस का 5n बराबर 0 कह दूं क्या, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 होता है। अब m एक तरफ कर दो और n एक तरफ कर दो, तो 5m बराबर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का। इसके बाद तरीका बता रखा आपको, ये एज इट इज, गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, बराबर 5 है, गुणा वाला 5 कहाँ जाएगा भाग में, तो m बटा n का मतलब 5 बटा 5 का मतलब हो जाएगा 1 बटा 1, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ साहब m अनुपात n का मतलब हो गया 1:1, और 1:1 का मतलब होता है C जो बिंदु एकदम बीचों बीच बैठा, कहाँ बैठा साहब, एकदम बीचों बीच। ये तो एक सवाल भी खत्म हुआ, अभी पूरा सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने अनुपात वाला काम किया, और अनुपात वाला मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आई होगी। बढ़िया तरीके से जो रामायण चली थी उस रामायण के हिसाब से, और ज़्यादा कोई माता बच्ची वाला काम है। बोलो सर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई, y वाले से क्यों निकाला, क्योंकि y का मान दे रखा है, और ये तो समझ गए, देखो x1 y1 x2 y2 और x और y होते हैं हमेशा, ये तो मैं बार बार नहीं लिखूँ तो ठीक है, गुणा बाकी, ठीक है। अब आप लिखेंगे अतः x बराबर mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n, ये तो आएगा क्योंकि x का मान निकालना। अब x का मान निकालने के लिए मान रख दो यहाँ पे, x की जगह x, m का मान कितना, अनुपात कितना 1 गुणा x2 का मान कितना, x2 का मान है आपके पास, x2 हो गया आपके पास -4, x2 कितना हो गया -4 प्लस n का मान भी 1 है गुणा x1 कितना, x1 का मान है आपके पास 1, x1 x2 होता है, x1 का मान कितना है 1, और बटा में m का मान भी 1 और n का मान भी कितना
1, बाकी काम यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो x बराबर 1 को -4 से गुणा करोगे तो -4, 1 को 1 से गुणा करोगे तो +1, बटा में 2 आ जाएगा। तो x बराबर क्या बचेगा, -3/2। x का मान कितना बचेगा साहब, -3/2। ठीक, ये आ गया x का मान। अब एक अतः वाली लाइन है जो लिख दो आपको, आप लिखेंगे अतः x अक्ष के निर्देशांक, अतः x अक्ष के निर्देशांक -3/2, x अक्ष में y का मान तो 0 होता है। अरे ये रहा, x का मान -3/2, y का मान 0। ये लो सर, एकदम उदाहरण वाली पूरी प्रश्नावली हम शुरू कर दिए। उदाहरण की आ रहे हैं, उदाहरण जो हमने किए सारे कल, अभी पहला सवाल चौथा किया था वो भी और ये भी। मुझे नहीं लगता किसी भी शेर और शेरनी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं साइड में खड़ा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ 5-10 सेकंड का, आप बड़े स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें पहले कि सर ने रामायण क्या किया। इससे पहले वाले सवाल में अनुपात निकालना था, लेकिन वहाँ हम स्वतंत्र थे क्योंकि x भी था और y भी था, तो हमने किसी से भी निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। y से निकाला होगा आपने, उत्तर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ हम किसी से नहीं निकाल सकते क्योंकि हम इससे नहीं निकाल सकते, हमें इससे निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे y का मान दे रखा है, x का मान नहीं दे रखा। तो x x होता है तो y वाले से निकालो, और y x होता है तो x वाले से निकालो, क्योंकि यहाँ 0, y आ जाएगा तो फिर 0 के लिए ये करना पड़ेगा। और लास्ट में मुझे अनुपात आ गया 1:1, और उदाहरण में भी 1:1 ही आया था, सेम है। और अब मुझे अगर x से निकालना, x की वैल्यू है तो m का मान 1 हो गया, x2 का मान आपके पास -4 है, फिर प्लस n का मान 1 हो गया और x1 का मान कितना 1, गुणा बाकी x का मान आ गया -3/2। तो इस x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0, तो x का मान कितना -3/2, y का मान कितना 0। बात खत्म। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चंस को खत्म कर रहा हूँ। अगली स्लाइड में एक क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी हमने किया था। हमने p का मान निकाला था, आपको पता 7 आया था। वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो समांतर विकर्ण दोनों के मध्य बिंदु बराबर होंगे, हमने ऑलरेडी वो कर रखा। यहाँ x और y 2 दे रखे हैं, वहाँ एक ही बिंदु था p, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तुलना वाला काम है। तो बड़े तरीके से मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई समस्या है, आराम से देख लो। लाजवाब सवाल है आज के तीनों सवाल, सवाल संख्या 4, सवाल संख्या 5 और सवाल संख्या 6। एक सवाल आपको किसी न किसी बोर्ड में पक्का मिल जाएगा। फिर मेरे को मत कहना सर आपने कब पढ़ा दिया, ये था इंपॉर्टेंट क्लास होती, तो आप ढंग से देखें इन चीज़ों को। बोलो सर, कर दूं अगली स्लाइड में आपको क्वेश्चन नंबर 6। कोई समस्या नहीं है ना, समस्या देखो 1-2 बार मिलाएंगे, नई चीज़ें आती हैं, फिर 1-2 बार प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आप एक एक चीज़ जो मैंने जैसे लिखी है वैसे वैसे लिखी, आप हमेशा नीचे ही काम करें, मैंने साइड में किया, बोर्ड के हिसाब से काम किया, तो बढ़िया तरीके से ये कर लो। अगली स्लाइड में आज का लास्ट सवाल करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उदाहरण नंबर आपके 10 में, आपको पता हो तो याद होना चाहिए। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। एज इट इज सवाल आ गया, वहाँ p एक ही था, यहाँ x और y 2 है। तो पहले बढ़िया सा एकदम डायग्राम बनाते हैं इसका, और समांतर चतुर्भुज के बारे में एक आपको गुणधर्म लिखवा रखा है, वो याद होना चाहिए आपको। ठीक है सर, तो ये a बिंदु है, b, c और d। ठीक है, ये हमने ले लिया। और अगर हमने ये ले लिया तो a के निर्देशांक तो मेरे पास दे रखे हैं। a के निर्देशांक है 1,2, b के निर्देशांक है 4,y, c के निर्देशांक है x, 6 और d के निर्देशांक है 3,5। ये तो एक बेसिक निर्देशांक दे रखे हैं आपको। और इसके अंदर ये 2 विकर्ण होते हैं, आपको बता दो। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं समांतर चतुर्भुज में, ध्यान रखना। एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण, और ये किसी ना किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। उस प्रतिच्छेद बिंदु क्या नाम दे देता हूँ, ये विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है ये भाग और ये भाग बराबर होता है, ये भाग और ये भाग बराबर होता है। मतलब अगर कोई विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है तो वो 5-5 में बढ़ जाता है कटते, और एक विकर्ण अगर BD आपका 12 सेंटीमीटर हो तो 6-6 में बन जाएगा। मतलब विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मैं लिखूंगा अभी पूरी बातें, अब पहले यहाँ समझ, पूरा समझा चुका हूँ, आपको उदाहरण के अंदर समझना। A और C के बीचों बीच कौन बैठा है, O, इसका मतलब SC का मध्य बिंदु कौन है, O। B और D के बीचों बीच कौन, O, बीचों बीच का मतलब कैसे हो, बराबर दूरी होती तो बीचों बीच ही बैठा है, तो ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं। अब आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि, आराम से लैंग्वेज देखो, कोई हड़बड़ाहट वाला काम करना मत, इजी वे में हम उत्तर निकाल लेंगे इसका, ठीक है। और वैसे भी कर रखा है एक बार, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब जैसे ये दोनों विकर्ण टकराएंगे, ये विकर्ण अगर 10 का था तो 5 में बढ़ जाएगा, ये विकर्ण 12 का था तो बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और अगर समद्विभाजित करते हैं तो आपको ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो ये बिंदु O है, एक मिनट थोड़ा ढंग से लिखता हूं, आप लिखेंगे अर्थात बिंदु O विकर्ण SC तथा विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। बिल्कुल दोनों का सेम ही मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब दोनों के मध्य बिंदु बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि इस SC का मध्य बिंदु भी कौन कहलाएगा? O, और इस BD का मध्य बिंदु भी कौन कहलाएगा? O। इसका मतलब अर्थात बिंदु O जो है, जो आपने O लिया है, विकर्ण SC और विकर्ण BD का क्या है? मध्य बिंदु है। इसका मतलब दोनों के क्या हो जाएंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अतः विकर्ण SC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या ये 3 लाइनें आपको मैंने वहां भी सेम लिखवाई थी, यहां भी मैंने आपको सेम लिखवाई। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस SC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु क्या O। इसका मतलब SC और BD का मध्य बिंदु एक जैसा समान, क्योंकि अगर O आपके x, सपोज 1,2 आ गया, तो SC के लिए भी 1,2 और BD के लिए 1,2, दोनों बराबर हो गए। अर्थात बिंदु O विकर्ण SC तथा विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। अतः विकर्ण SC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, SC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों में हमने O लिया। और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र बड़ा प्यारा है, आप सबको पता होना चाहिए कि साहब विकर्ण निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस का x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर। वैसे इसके लिए करना पड़ेगा x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये बात तो आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए बिना कोई समस्या के, कि सर ये बात हमें समझ में नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने लिख दी। अब मान रख दो, अब थोड़ा ध्यान देना। पहला मान मुझे रखना है किसके लिए? SC के लिए। तो A से C जाने का मतलब है x1 की वैल्यू कितनी? 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? x बटा में कितना? 2 कोमा y1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 6 बटा में 2 बराबर। मेरे हिसाब से SC की बात से कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट लिखा है ना ये वाला, ये SC के लिए लिख रहा हूँ। तो देखो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब बात किसकी कर रहा हूँ मैं? अब बात कर रहा हूँ मैं BD के लिए, B से D। तो BD में y1 x1 कितना है? x1 का मान 4 प्लस x2 का मान कितना है? 3 बटा में 2। y1 का मान कितना है? y प्लस y2 का मान कितना है? 5 बटा में 2। उम्मीद है कोई समस्या आपको यहाँ तक तो है नहीं, और अगर कोई समस्या हो तो बोलो सर कि सर हमें ये बात पल्ले नहीं पड़ी। x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, फिर बराबर
x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये बराबर होंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो इसके अंदर। मेरे हिसाब से 1 प्लस एक्स को मैं x प्लस 1 लिखूँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, और बटा में है 2, और ये 8 बटा 2 है। कितना है? 8 बटा 2, ठीक है, बराबर। ये 4 और 3 है, तो 4 और 3 7 बटा 2, और ये हो जाएगा y प्लस 5 बटा में 2। अब आपको दोनों पक्षों की क्या करनी पड़ेगी? तुलना करनी पड़ेगी। ये बातें मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये इसके बराबर है, हर दोनों x है ना ये, और ये दोनों y है, तो x x के बराबर होगा और y y के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करनी, तो इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। गुणा भाग है छोटे छोटे जो आपको करने। तो पहले तो हो जाएगा x प्लस 1 बटा में 2, और बराबर हो जाएगा 7 बटा 2, क्योंकि पहला पहले के बराबर हो जाएगा, और फिर 8 बटा 2 बराबर हो जाएगा y प्लस, आपने ये नहीं बोला कि सर 8 बटा 2 को आपने 4 नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 7, तो x की वैल्यू 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। थोड़े छोटे छोटे लिखे हैं, लेकिन उम्मीद है आप समझ जाओगे, ज़्यादा कोई समस्या वाला काम है नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास? 6 आ गई सर। गुणा भाग कर दी। y की वैल्यू क्या आएगी? y की आ जाएगी y प्लस 5 बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर कितना आ जाएगा? 3। y का मान कितना आ जाएगा? 3। आप उत्तर माला मैच कर लें, आपको यही मिलेगा। मेन तो केवल साहब ये समझना था, ये जो 3 लाइनें लिखी है ना, ये इस सवाल का सबसे टर्निंग पॉइंट है। फिर तो बाकी सिंपल सी बात है, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 करके गुणा भाग किए। अब यहाँ आने के बाद तुलना है, दोनों पक्षों की तुलना का मतलब ये होता है, ये x है, ये भी x, अरे देखो दोनों x है, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, ये y का मान है, ये y का मान, ये x का मान, ये x का मान, ये y का मान, y का मान, तो x के बराबर होगा y के बराबर होगा। वरना ऐसा समझ लें, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, पहला तीसरे के बराबर, दूसरा चौथे के बराबर। कैसे समझना? दोनों की तुलना की, गुणा भाग की, x का मान 6 आ गया, कट घटा के y का मान 3 आ गया। ठीक है, मेन ये था, ये जो बात है आपको है ध्यान रखनी। इस सवाल को करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न है, दूसरा कोई पैटर्न नहीं। फालतू दिमाग लगाना मत, एनसीईआरटी में यही दिया गया, तो आप यही करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। ये लाइन है, कोई मुश्किल काम लिखा नहीं, ये तो मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा रखा, और ये मैंने 2 बार लिख दिया। बाकी काम इसके बाद तो केवल गुणा भाग है, सूत्र लगाने का, और अलग अलग है। ये सूत्र एसी के लिए है, ये सूत्र बीडी के लिए, तो एसी का अलग से काम है। एसी के लिए x1 y1 x2 y2 ये, और बीडी के लिए x1 y1 x2 y2 अलग अलग है, ध्यान रखना। तो एक बार बढ़िया तरीके स्क्रीनशॉट ले लो, और आज की क्लास आपके इसी सवाल के साथ खत्म होती। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम। उस दिन हमने यहाँ P निकाला था, शायद यहाँ था या यहाँ था, कहीं पर भी था, शायद जहाँ पर भी था हमने निकाल लिया। यहाँ दोनों है, दोनों निकाल दी, और 2 वैल्यू आ सकती है। ये सवाल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, कोई पूछ ले तो आपसे बढ़िया तरीके से करना। बोलिए सर, कोई ज़्यादा समस्या हो किसी प्रकार की, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, और आज की क्लास को खत्म करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। आज के सवाल जो तीनों मैंने आपको करवाए, तीनों लाजवाब सवाल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं आज के। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इनका रिवीजन करना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, बिना हेडेक के पढ़ाई करनी है ना, माइंड को बिना डिस्टर्ब किए। अब हमेशा जब थोड़ा बहुत कुछ ना वो ज़्यादा सोच में बैठेंगे ना, तो फिर आपकी पढ़ाई बढ़िया नहीं होगी। माइंड को एकदम रिलैक्स करके पढ़िए। 2 घंटे पढ़ाई हो रही है, 3 घंटे हो रही है, 4 घंटे हो रही है, खेल खेलो, जो भी आपको करना है XYZ काम करो, लेकिन पढ़ाई 2-3 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए निकालो। बढ़िया तरीके से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए कल की क्लास में 7.2 है खत्म भी हो जाएगी। 7 से लेकर 10 तक 4 सवाल है, अब उसमें 2-2 थोड़ी बनाऊंगा, एक साथ ही बना दूँ। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।